अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 105 स्टार्ट हो गया जी कैफ 3 का। आप लोगों को लेक्चर 30 क्वेश्चन 32 जो है ये मैंने लेक्चर 104 के पार्ट 140 104 पार्ट बी के तौर पे दे दिया है, ठीक है। और वैसे कितने बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया था घर पे? उम्मीद बड़ी है कि इनका 90% से भी ऊपर सोल्यूशन सही होगा। कोई गलती हो भी गई हुई छोटी सी तो, लेकिन चूँकि इसका किताब में सोल्यूशन नहीं था नोट्स में, तो मैंने वह लेक्चर ही दे दिया, ठीक है। अगर किसी को मसला हो तो उसको क्विकली पहुंचा के वहाँ पे जाके देख लेगा जहाँ पे वो चीज़ में मसला आ रहा था, ठीक है। बहरहाल अगर 90% तक भी सही हो रहा है तो ये शायद बहुत ही कम ऐसे टॉपिक्स हमारे सामने से गुजरे होंगे जिनमें हम सवाल मुश्किल वाला करें और वो 90% सही हो। चलो 70% तक तो हो ही जाते थे सारे सही, लेकिन ये एक अच्छा टॉपिक है जो अक्सर ज़्यादातर सही हो जाता है सवाल, अहमद का भी सही हो जाता है। उसके बाद 32 भी आप लोगों का होमवर्क था। इसको कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया? अब ये कम बच्चों ने किया है, इत्तेफाक की बात है। 32 अच्छा 32 नहीं था, मैंने 32 33 नहीं दिया था। अच्छा 31 सॉरी 31। ये कितने बच्चों ने किया? ये कम बच्चों ने क्यों किया? उलट चलते हैं आप लोग, 32 पहले करते हैं, मोस्ट रिसेंट पहले किया जी हमने है। चलो ठीक है, तो आपने ये कर लिया, चलो अच्छी बात है, हो गया था, ये भी हो गया था। चलो अभी मेरे लिटमस पेपर से हो गया, तो फिर बाकी किसी को भी मसला आया हो तो बता दें। चले खैर करेंगे डिस्कस इसको, अगर मसला होगा तो बाकी भी कर लें। ये मैंने सवाल नहीं करवाने। कौन कौन से? 30वां, 31वां और 32वां। 32वें का मैंने आपको लेक्चर दे दिया बुझे दिल के साथ। काश के वो सोल्यूशन टाइप्ड होता। कर लो यार उसको भी टाइप, अगली बार से वो भी नहीं देना। फिर सोल्यूशन देना लेक्चर तो वो सुनने लग जाते हैं। खुद करना है और फिर खुद देखना है सोल्यूशन, और वो सही होना है तो उससे कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो अब मैं आपको 29वां कराऊंगा। 28वें को मसला है तो पूछें, ऐसे ही 29वें भी इंशाल्लाह मसला नहीं रहेगा। 29वां सवाल 28वें की निस्बत थोड़ा सा शायद किसी चीज़ में मुश्किल है, लेकिन किसी हद तक फिर आसान भी है। लेकिन ये दोनों ऐसे सवाल हैं जो आपके ऊपर मैं नहीं छोड़ सकता, ठीक है। लेकिन जब ये कर लेते हैं तो आपने देखा ये 28वां करने के बाद आप 31 32 दोनों कितने बच्चों ने किए? दोनों चले गुड, सही हो गए, दोनों सही हुए भाई। देखो कर लो, देखो ये टाइम है अभी। आज मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शुरू कर देना है, प्रोसेस कॉस्टिंग की कहानी ख़त्म हो गई है। इसमें तो इत्तेफाक से कोई भी सवाल नहीं छोड़ा हमने, ठीक है। तुमने तो नहीं छोड़ा कोई? अच्छा जी 29 को मैंने पढ़ा दिया था। 29 में दो प्रोसेस 1 प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 से 101 और 202 ये दो प्रोडक्ट्स बनती हैं और एक बाय प्रोडक्ट भी बनती है। 101 को एज इट इज़ हम बेच देते हैं, जबकि 202 को हम फर्दर प्रोसेस करते हैं प्रोसेस 2 में और J+ बना के बेचते हैं। बिल्कुल कल वाले सवाल जैसा, उल्टा एक प्रोडक्ट कम हो गई है, ठीक है। अच्छा, और J+ के यूनिट्स आ रहे हैं। फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी है, लेकिन सेकंड प्रोसेस में, यानी सेकंड प्रोसेस की अगर आप कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहोगे तो बैलेंसिंग वाला चक्कर नहीं हो सकेगा। मजबूरी के दर्जे में आपको EPU निकाल के कॉस्ट पर यूनिट निकालनी ही पड़ेगी। अब मज़े की बात यह है, मटेरियल को स्टार्ट में आप 1 के जो है वो इन कर देते हैं, और उसके बाद प्रोसीड्स बाय प्रोडक्ट की जो है वो क्रेडिट करनी है और जॉइंट कॉस्ट को NRV एलोकेट करना है। और नॉर्मल लॉस बोथ प्रोसेस में 10% ऑफ इनपुट है जो कि इनकर हो जाता है बिगिनिंग पे। इसका मतलब अब नॉर्मल लॉस भी इनकर होगा बिगिनिंग पे। अब बिगिनिंग का मसला ये है कि अब नॉर्मल लॉस को जब कॉस्ट देनी पड़ेगी तो मटेरियल तो 100% लग चुका होगा, कन्वर्जन नहीं होगी। तो पहले प्रोसेस में वर्क इन प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी EPU निकालना पड़ेगा। वजह क्या है? अब नॉर्मल लॉस 100% कंप्लीट नहीं है हर तरह से। ना भी निकालें तो काम चलेगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं EPU निकालूंगा, प्रोसेस 1 के लिए भी निकालूंगा, 2 के लिए भी निकालूंगा, ताकि कॉन्सेप्चुअली चीज़ें सारी मैप्ड रहें आपकी, ठीक है। अच्छा जी, सवाल को शुरू करते हैं। अब मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं किया जा सकता, आधा घंटा मेरा टारगेट है इसको करने का। तो सबसे पहले प्रोसेस 1 का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है जी। तो इनपुट 12,000 लीटर, आगे कॉस्ट आ रही है, उसके बाद बस कन्वर्जन है 2610 की, डेबिट साइड पे और कुछ नहीं है। क्रेडिट साइड पे प्रोसेस 1 में बाय प्रोडक्ट पहले लिखेंगे, पहले नॉर्मल लॉस भी लिख सकते हैं, आपकी पुरानी आदत, नॉर्मल लॉस लिखेंगे, बाय प्रोडक्ट लिखेंगे, और उसके बाद दो प्रोडक्ट्स आनी है एक्चुअल आउटपुट में, लेकिन
चेक करना पड़ेगा एबनॉर्मल लॉस तो नहीं है। अगर एबनॉर्मल लॉस ना हुआ तो फिर याशी है, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हुआ एबनॉर्मल लॉस तो फिर गड़बड़ क्या है, नॉर्मल लॉस को तो हम कॉस्ट एलोकेट नहीं करते ना, एबनॉर्मल लॉस को तो कॉस्ट निकालनी पड़ती है। तो अगर एबनॉर्मल लॉस आ गया मुसीबत पड़ जानी है, फिर ईपीयू भी देखना पड़ेगा। भाई कोई बैठा तो नहीं हाइब्रिड में, अंधेरा है, अंधेरा छाया हुआ है, चले कोई आ गया तो बुला लेंगे। अच्छा जी, FAR1 की क्लास में आपसे भी कम बच्चे थे, सुबह ज़्यादा बारिश थी ना उस वक्त, तो एक बच्चा हाइब्रिड बैठा था, मैंने कहा आ जाओ, कहते नहीं मैं इधर थी। अच्छा जी, ओके, क्वेश्चन नंबर 29 ऑटम 17 का सवाल है। क्वेश्चन 1, पहला ही सवाल हैवी, नाम है इसका प्लैटिनम केमिकल्स, और केमिकल्स भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहां से प्रोसेस अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं जी। प्रोसेस 1, यहां से प्रोसेस 2। अच्छा जी, लीटर्स हैं केजीज हैं, लीटर्स हैं और रुपीज इन थाउजेंड्स करना पसंद करेंगे। हाँ, 1200 रुपये का 1 लीटर है तो 1000 में ही वारा खाता है, तो लीटर्स रुपीज इन थाउजेंड्स। ज़्यादा ही वोट को इज्जत दे दिया आपने। अच्छा जी, अब क्रेडिट साइड पे सामान ज़्यादा होना, लीटर्स और रुपीज इन थाउजेंड। काफ़ी जगह बस और बढ़ा लें। अच्छा जी, अब शुरू करें जी, सवाल मुश्किल काम हो गया। वैसे मैं तो प्रोसेस 2 भी बना लेता हूँ, आप प्रोसेस 1 को शुरू कर दें ज़रा फटाफट। शुरू करें, शाबाश शुरू करें। प्रोसेस 1 में क्या साइंस है, जॉइंट कॉस्ट निकालने तक तो कोई ख़ास साइंस होती नहीं है। प्रोसेस 1 2 है, ए भी है। प्रोसेस 1 का अकाउंट और प्रोसेस 2 का। फिर हरकुलिस वाले सवाल में उसने प्रोसेस अकाउंट ही मांग लिए, मांग लेता होता है। अच्छा जी, इनपुट प्रोसेस 1 का 12,000 लीटर्स, 5748 और FOH 2610, बस इनपुट पे यही है। तो इनपुट ऑफ करंट मंथ, कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं था। इनपुट ऑफ करंट मंथ मटेरियल कितने लीटर्स, हाँ 12,000 लीटर्स हैं और कॉस्ट गिवन है 5748। उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट उन्होंने इकट्ठी करके दे दी, बहुत अच्छी बात है, रुपीस में 2610। डेबिट पे और कुछ भी नहीं, ठीक है। क्रेडिट साइड पे आए तो सबसे पहले नॉर्मल लॉस, ठीक है। नॉर्मल लॉस को हम एट द रेट ऑफ स्क्रैप रखेंगे। और नॉर्मल लॉस के बारे में क्या कह रहा है जी, देखें। जी, नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ द इनपुट, ठीक है, जो कि इनकर होता है एट बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, ठीक है। अब वर्क इन प्रोसेस तो है कोई नहीं, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, टेंशन किस बात की, ठीक है। तो इसलिए बस सुकून से इनपुट के
टोटल 12,000 लीटर्स पे आप 10% लगाएं, और साथ ही ये जो नॉर्मल लॉस इनकर होता है उसके बारे में कह रहा है, वो सॉलिड वेस्ट, प्रोसेस 1 का नॉर्मल लॉस जो है वो सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आप 12,000 है ना, 12,000 इंटू 10% करोगे 1200 आएगा, उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये केजीज बन गया, और फिर हर केजी आपका 100 रुपये का बिक जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस को आपने लेना है एट स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस निकाल लेते हैं जी। पहले 12,000 यूनिट्स पकड़े हमने, उसका 10% लिया, और ये आपके लीटर्स में नॉर्मल लॉस आ गया। तो पहले इसको लिख लें, क्योंकि हमारा प्रोसेस अकाउंट तो किस में बन रहा है, लीटर्स में। ये ना करना कि इसको 80% करके यहाँ क्वांटिटी लिखो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। सारा प्रोसेस अकाउंट लीटर्स में बन रहा है। ठीक है, तो क्या आंसर आता है इसका? अब 1200 लीटर्स है, लेकिन इसको जब बेचने जाएंगे तो सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट होकर फिर कितने रुपए का? 100 रुपये का केजी। ये आपका आंसर 96 आपकी आ गई नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू। इसी तरह से आपका बाय प्रोडक्ट भी है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट के साथ भी यही ट्रीटमेंट करना है। प्रोसेस 1 में ही है ना बाय प्रोडक्ट, बोलो। ये देखो, बाय प्रोडक्ट BP01, ये प्रोसेस 1 में 1000 लीटर्स बना, और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बिक जाता है 500 पर लीटर। तो बाय प्रोडक्ट BP1 जो है वो किस पे आनी है जी? एट द रेट ऑफ सेल वैल्यू। अब ये तो यूनिट से सीधे ही उसने खुद ही दे दिए। कितने यूनिट्स, कितने लीटर्स? 1000 लीटर है। अब इसको सेल वैल्यू पर ले लो, तो सेल वैल्यू क्या है जी? ₹500। कितना आता है जी? 500। उसके बाद एक्चुअल आउटपुट भी उसने खुद बता दिया है। एक्चुअल आउटपुट यानी कि जो आपका प्रोडक्ट कौन कौन सी है? 101 और इधर लिखने की जगह आज बन गई है। तो J101 कितने लीटर्स? 5000 लीटर्स, और J202 जो है वो 4500 लेज। तो एक्चुअल आउटपुट टोटल कितना बन गया? 9500। मैंने अपने लिए तोड़कर भी रख लिया, वरना यहाँ पे तो सिर्फ 95 देते तो काम चल जाता। ठीक है, ये देखो एक्चुअल आउटपुट, जॉइंट प्रोडक्ट J101 5000 लीटर, J202 45। ठीक है, लेकिन इसकी कॉस्ट अवेलेबल नहीं है मुझे। ठीक है, अब अगर मज़ीद कुछ ना बताए तो हम इसको बैलेंस कर लेंगे। अगर बैलेंस हो गया तो कहेंगे कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है, प्रोसेस तो नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप गौर करें तो डेबिट साइड पे 12,000 पड़ा है, जबकि क्रेडिट साइड पे अभी तक ये 9500 जमा 1000 जमा 1200 कितना बनता है? ओह, इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस है, इज है। तो एबनॉर्मल लॉस बैलेंसिंग फिगर 300 लीटर्स है, कॉस्ट इसकी भी नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं जी अपना प्रोसेस अकाउंट। 12,000 लीटर्स और 8358 रुपीज़। उसके बाद इधर भी 12,000 और 8358। पर मसला ये है, आज हम
आज हम बैलेंसिंग फिगर इधर नहीं निकाल सकते क्योंकि 2 क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो आज हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालनी ही पड़ेगी। अब अगर तो एबनॉर्मल लॉस स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस ही पकड़ा जाता, एंड ऑफ द प्रोसेस ही पकड़ा जाता, तो जैसे एक्चुअल आउटपुट एंड पर सारा कुछ लगने के बाद पड़ा होता है, ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस भी एंड पर सारा कुछ लगने के बाद पड़ा होता। ऐसे ही है ना। पर मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है भाई नॉर्मल लॉस जब आएगा, नॉर्मल लॉस भी उसी वक्त ही आता है ना। बोलो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन तो एक तरह से वही होती है ना, मतलब स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन है। अब आप कहोगे कि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन थी तो आपने इनपुट यूनिट्स क्यों लिए? भाई ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस था नहीं, होता तो वही रूल लगाता। ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है ही नहीं, तो इनपुट बिफोर इंस्पेक्शन वो सारे के सारे स्टार्ट में इनपुट होते हैं, उसी वक्त ही खराब वाले साइड पे हो जाते हैं। तो फिर नॉर्मल लॉस बोथ प्रोसेस का 10% ऑफ इनपुट है। लॉस ईच लीटर इसमें कन्वर्ट होता है, कहाँ लिखा हो ये, एंड आर इनकर्ड एट बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस के जो 300 लीटर्स आए हैं उन पे मटेरियल तो सारा लग गया, यानी वो मटेरियल जैसे फौरन ही खराब हो जाता है, वो जैसे ठीक है वो खराब फौरन ही कुछ जो है मटेरियल खराब, कुछ लीटर्स खराब हो जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल स्टार्ट में आया है तो सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट उस पर लग चुकी है, कन्वर्जन तो नहीं लगी हुई। तो फिर एक्चुअल आउटपुट वाले 9500 यूनिट्स और एबनॉर्मल लॉस वाले 300 यूनिट्स ये एक जैसे नहीं हैं। अगर ये एक जैसे होते, जैसे कि पहले भी होता था, तो हम यहाँ पर क्या करते, कॉस्ट पर यूनिट निकालते, जिसमें इनपुट कॉस्ट लेते माइनस ये वाली चीज़ें करते, फिर 12000 से डिवाइड करते माइनस ये वाली चीज़ें कर देते और हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ जाती। ठीक है, पर आज ईपीयू यहाँ भी निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि जैसे वर्क इन प्रोसेस पहली बार आया था तो मसला क्या हुआ था, एबनॉर्मल लॉस एंड पे होता था, एक्चुअल आउटपुट एंड पे होता था, लेकिन वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के हिसाब से 100% है, कन्वर्जन के हिसाब से 100% नहीं होता था, अक्सर ऐसा होता था। तो आज भी यही मामला है, एबनॉर्मल लॉस यूनिट मटेरियल के हिसाब से 100% है, लेकिन कन्वर्जन के हिसाब से तो बिल्कुल 0%। ठीक है, तो इसलिए हमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन एक तरह से मिल गई इनकी, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन कह लो। ठीक है, तो हम अब ईपीयू निकालेंगे और उसके अंदर मटेरियल और कन्वर्जन है, लेकिन एक्चुअल आउटपुट है और एबनॉर्मल लॉस है, वर्क इन प्रोसेस नहीं है। तो क्या हुआ, तो यहाँ पे करके मैं छोटी सी वर्किंग करता हूँ। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल, फिर तो ये भी वर्किंग माननी है। तो यहाँ पे मैं वर्किंग नंबर 1.1 कर लेता हूँ। चलो 1.1 में मैं क्या निकालने लगा हूँ जी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। ये ईपीयू क्यों निकाल रहा हूँ, इसके बारे में किसी को शक है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें। ईपीयू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आज ये 300 यूनिट्स इन 9500 जैसे नहीं हैं, बल्कि 9500 पर सारा मटेरियल सारी लेबर लग चुकी है, जबकि इन 300 यूनिट्स पर, यानी कि इसकी ईपीयू बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, बाय द वे ये डायरेक्ट भी हो सकता है एक फ्रैक्शन में, पर मैं करवा रहा हूँ जानबूझ के। ठीक है, ताकि कनेक्शन रहे। फिर सोल्यूशन उम्मीद है इसका किताब में होगा, अगर है तो उसके अंदर शायद डायरेक्ट हुआ हो, बहरहाल करवा भी दूंगा, वैसे डायरेक्ट भी हो सकता है। यानी आप ये वही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या मतलब 8358 माइनस दिस डिवाइड बाय 12000 माइनस दिस, लेकिन इसको 300 इंटू, अब वो कन्वर्जन के लिए अलग है, मटेरियल के लिए अलग है, तो ये थोड़ा सा मसला उसमें फिर ज़रा घूम जाता है बंदा, तो सीधा काम कर लेते हैं। ठीक है, जिसका तरीका भी हमें आता है, आसानी से कर भी सकते हैं। तो ईपीयू निकालेंगे, 2 स्टेज ऑफ कंप्लीशन है हमारे पास, मटेरियल और कन्वर्जन। तो एक चीज़ है हमारे पास एक्चुअल आउटपुट और दूसरी चीज़ है एबनॉर्मल लॉस। ये आज सिर्फ इसलिए निकालना पड़ा कि एक्चुअल आउटपुट तो आपका स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से ही आता है, ये तो 100% बल्कि कंप्लीट होता है। तो ये देखो 100% मतलब 9500 यूनिट्स जो हैं मटेरियल के हिसाब से भी 100% हैं और कन्वर्जन के हिसाब से भी 100% है। मसला तो इन मुए एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स के साथ है, जिनकी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या गिवन है आज, 0%। ये किस वक्त स्टार्ट के ऊपर ही पता लग जाता है। तो अब ये ना कहना फिर मटेरियल क्यों लगा, वो मटेरियल डालते हैं तो खराब वाला मटेरियल निकलता है, लीटर्स साइड पे होते हैं, आप मटेरियल डाले ही ना, और डालोगे तो नजर आएगा ना। एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हम अमूमन कि जब भी हम मटेरियल इनपुट करेंगे
1200 मटेरियल इनपुट करें 12,000 तो 1200 ने खराब निकलना है, लेकिन इस बार 1200 की बजाय 1500 खराब निकला है। मटेरियल की गंदी क्वालिटी आ गई होगी, कोई थोड़ी इंप्योरिटी ज्यादा आ गई होगी इसमें, तो ये साइड पे छानने ने कर दिया इस दफा 1500 लीटर, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर 100% कंप्लीट हैं ये 300 लीटर मटेरियल के हिसाब से, लेकिन 0% कंप्लीट हैं एज टू कन्वर्जन। तो एपू कितने आ गए आपके? एपू आज 9800 मटेरियल के हिसाब से और 9500 कन्वर्जन के हिसाब से, ठीक है। अब ये कोई डायरेक्ट कर सके तो कर ले, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। मैं तो भाई जैसे सिखाता हूँ भाई, मेरी तो आदत है, वैसे ही कर लेते होते हैं हम काम। तो एपू आ गए आपके, एपू। अब जब एपू आ जाते हैं तो सीपीयू भी आ जाता है फिर, है ना। तो कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें। क्या हुआ? एपू की समझ नहीं आ रही? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट को कहते हैं ना। हाँ, आइए आइए तशरीफ लाइए। एपू तो निकल भी आया, आप तो लेट हो गए जी बेटा जी। उसके बाद अब मुझे कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फाइफो या एफको? हाँ, जब भी ईपीयू निकले तो फिर देखना पड़ता है हमें फाइफो के एफको। अच्छा, ये ओपनिंग प्रोसेस है नहीं, इसलिए लड़ाई कोई नहीं है। पहली बात, अगर वो होता तो फिर ब्रॉड डाउन प्लस करंट मंथ करते एवरेज के लिए, और अगर ओपनिंग होता और फाइफो होता तो हम एक्चुअल आउटपुट में कहते फ्रॉम ओपनिंग फ्रॉम करंट मंथ, तो फिर ईपीयू के अंदर ये एक्चुअल आउटपुट भी टूट कर आ रहा होता और ओपनिंग वाला रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे आता। मैंने कहा भूल ना गए हो फाइफो एफ को, याद है? उस वक्त तो बड़ी महारत थी आपको उसमें, उस वक्त तो कहते थे बड़ा हमें अखीर आता है। भूल गए हो? भूल गए हो क्या? भूले नहीं हैं। वैसे आपस की बात है, वो मुश्किल ज़्यादा था। आप देख लो, इसकी मेराज पे आप पहुंच चुके हैं और मसला सिर्फ वही फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का आया था कल। तो ये सवाल निस्बतन आसान होता है। आपने मोस्ट रिसेंट सवाल किया है कि एक मैंने आपको टर्म टेस्ट में दे दिया था, ऐसे पर्चे के अंदर भी इसने आपको आके इंशाल्लाह हेल्प आउट करना है, ठीक है। ये हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया। तो इसलिए मैंने आपको कहा था ऑन टोज रहिए। ये जो दिन चल रहे हैं ये दिन बड़े कीमती हैं, क्योंकि इनके अंदर हम तकरीबन 20-25 नंबर का पक्का पर्चा खींच लेंगे आप। तो ये तकरीबन 10 से 15 नंबर पक्का हो गया। ग्रिड देखा करें ना, अब एक ग्रिड है उसके अंदर इसके मार्क्स मौजूद हैं, तो सवाल उसने यहाँ से देने ही देने, और सवाल में मैक्सिमम जो मुश्किल है वो आपके सामने मौजूद है, तो उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आज तक कभी उसने इस तरह से फाइफो वाला मामला किया भी है तो ओपनिंग नहीं दिया, दे भी दे तो कोई मसला नहीं है भाई। प्रोसेस से ही सीखा है हमने, हर चीज़ तरतीब से सीखी थी। बहरहाल एफको है तो आपको ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट करनी पड़ती है, पर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है नहीं, इसलिए ज़िंदगी आसान है। तो हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन मैं एवरेज कॉस्ट ही लिखूंगा मैं एवरेज कॉस्ट पर यूनिट लिखा। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि मेरे पास, मसला नहीं है बल्कि उल्टा आसानी है, मेरे पास वो नहीं है, वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होता तो ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट करते, ठीक है। क्या करूं इसको अब, ठीक है बंद ही करवा दें, कर दें यार, बंद कर दें यार, अहमद भाई जैसे कह रहे हैं वैसे कर लें। अच्छा जी, यू आर कम। अच्छा अब देखें जी, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर करंट मंथ कॉस्ट मटेरियल की कितनी लगी है 57, लेकिन दो लालियां हैं आज, दो लालियां हैं 96 भी और 500 भी, सेम ट्रीटमेंट है ना। तो -96 -500 डिवाइडेड बाय ये वाले यूनिट्स करूं अब 12,000 माइनस दिस, वो तो बैलेंसिंग जब पूरा 9800 होता तब, ये 300 तो पूरा 300 है नहीं हमारे हिसाब से, तभी तो एपू की तरफ गए हैं। ये बात समझ आ रही है? इक्वल प्रोडक्शन यूनिट्स पे क्यों जाते हैं? क्यों नहीं हम उस तरह से कर लेते जैसे पहले करते थे, डिवाइड बाय 12,000 माइनस दिस, क्योंकि ये पूरे 9800 हमारे हिसाब से है ही नहीं। 9500 पूरे 9500 हैं, लेकिन 300 मटेरियल के हिसाब से 300 हैं, कन्वर्जन के हिसाब से 100 हैं, यानी 0 है। ओके, इसीलिए ये सब ज्यादा क्लियर होती हैं चीजें। तो ईपीयू निकाल लिया है तो फिर हमें ईपीयू को ही यूज करना है। तो 9.8 करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, 9.8 यूनिट्स, ऐसा ही है। और बोलो प्लस 2610 डिवाइडेड बाय 9.5। तो आंसर क्या आ गया, आंसर
525.71 प्लस 74 इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल रुपीज 800 पॉइंट। लो जी, मामला हल। पी यू में बेसिकली पर लीटर है, पर बस ठीक है, पी यू लिख देते हैं जी स्टूडेंट। बेटा करें, आंसर ये आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर ये सही नहीं है जी। इसी तरह से होता है, मैंने असल में कहा है ना, आप इसी आप सीपीयू वाले फॉर्मूला को लिखें और डिनोमिनेटर के अंदर आप मटेरियल के यूनिट्स जो हैं वो ये एबनॉर्मल लॉस के लिए 300 नहीं ले सकते, बल्कि इनको आपको स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन लगानी पड़ती है, 300 लेना नहीं पड़ता, मुश्किल काम हो जाता है। मैंने तरतीब भी, एक दफ़ा के लिए कोई चीज़ चेंज हो तो अब एबनॉर्मल लॉस स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस पे आ गया। ये कभी आज से पहले हुआ था? अब कभी आज से पहले काम हुआ नहीं, तो मैं इस दफ़ा नया सवाल, नवा कट्टा खोल लें, कोई मसला ही नहीं है। आपको जैसे पढ़ाया था उसी तरह से सिखाया, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। तो मैं तो ऐसा बातें करके लंबा कर लेता हूँ सवाल को। है क्या चीज़ इसमें? ईपीयू क्यों निकाला है? सादा बात कि इस क्रेडिट साइड पर ये 9800 पूरे नहीं है। अगर ये मसला ना होता, ये अब नॉर्मल लॉस एंड पे होता, तो ये ना करते, बल्कि हम यहाँ पे लिखते कॉस्ट पर यूनिट, उसमें हम लेते ये टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट -96 - 500 डिवाइड बाय 12000 -1200 -1000, क्योंकि ये फिर 9800 ही बचते। पर अब 9800 नहीं है, 9500 हर लिहाज से पूरे हैं, इस कॉस्ट के हिसाब से भी, इस कॉस्ट के हिसाब से भी, लेकिन ये 300 इस कॉस्ट के हिसाब से पूरे, इस कॉस्ट के हिसाब से नहीं है। तो फिर आप कोई शॉर्टकट लगाना चाहे, आपकी मर्जी है, मैं नहीं लगाता। मेरे बसों बाहर है भाई, मैं तो माड़ा जा बंदा हूँ, ठीक है। अब इधर देखें, आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए देखें ना बेटा, आज जॉइंट कॉस्ट भी आपको खुद निकालनी पड़ी है। मुश्किल सवाल में यही हो सकता है, पहले बैलेंसिंग आ जाता था, आज ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर आए हम, अब ये टोटल 9500 यूनिट्स की पर यूनिट कॉस्ट है, ये जॉइंट कॉस्ट है, ठीक है, ओके। आप इसको ये नहीं कर सकते कि 5000 इंटू 800.45 कर लें और 4500 कर लें, तो फिर बाकी उन्हें की कराना है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, वो जो उसने एलोकेशन करानी है। बेसिकली ये पर लीटर जॉइंट टोटल 9500 की पर लीटर कॉस्ट है। अब किस पर कितने लीटर लगे ये तो पता ही कोई नहीं है, मतलब किस पर कितनी कॉस्ट लगी पर लीटर, तो ये जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे एनआरवी की बेस पे। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 9500 कंबाइंड आउटपुट की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 800.45 वर्किंग नंबर 1.1 से है, ठीक है जी। अब यहां पर लिखो 76, अब ये 7604 को अगर आप इसी हिसाब से बांटे तो वो तो उसने अलाउ नहीं किया हुआ। अगर वो कहता ना क्वांटिटी के हिसाब से कॉस्ट को बांट दो, तो फिर हम यहीं पे ही कर देते, फिर हम सवाल ही नहीं होता। फिर तो फिर 5000 इंटू दिस, 4500 इंटू दिस, क्योंकि क्वांटिटी यही थी। पर उसने कहा ना ना ना, इस 7604 को बांटो ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी। और एनआरवी में अगली मुसीबत क्या है, ये 202 ने आगे जे प्लस बन के बिकना है, उसकी जे प्लस बन के बिकने वाली सेलिंग प्राइस है, उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी माइनस करनी है, उसके यूनिट्स भी वही वाले उठाने अगले वाले। ये तो हर सवाल में वैसे करेंगे ना, एक सवाल सेंट वाले में कर लिया तो फिर आगे बदल ले। शायद सेंट वाले सवाल में ओरिजिनली आई कैप ने अपने सोल्यूशन के अंदर शायद 138 यूनिट्स लिए थे, मैं आप बता दूंगा अब आज आपको। लेकिन उसके बाद जितने सवाल आए उसके बाद उसने फिर दूसरे वाले लिए, तो फिर रिसेंट वाले को ही देखा जाता है। लेकिन हम तो पहले से ही यही लड़ाई करते थे आईक्यूब के साथ कि बनता नहीं है, 138 130 बनता है। 138 और 130 क्या समझ आ रही है? कल वाले सवाल में आर के 138 इधर से बने थे और 130 फिर इधर से प्रोसेस 2 में से वो वाले 138 और 130 कह रहा हूँ, ठीक है। हमने 130 लिए थे, यहाँ पे भी हमने जब यहाँ एनआरवी की कैलकुलेशन करनी है तो जे प्लस के यूनिट्स लेने हैं, जे 202 के नहीं लेने। आज ज्यादा अच्छा सवाल है ना, नाम के साथ ज्यादा अच्छा है। कल आर ही आर था, आगे भी आर, तो मैंने फिर उसको कह दिया था सेमी आर बनेगा आर, ठीक है। लेकिन आज ज्यादा अच्छा है, आज तो नजर आ रहा है जे 202 ने तो नहीं बिकना, जे प्लस ने बिकना है, और जे प्लस के जो यूनिट्स बनेंगे वही बिकेंगे, तो वो तो यहां से बनने हैं। अब बाय प्रोडक्ट अलग करके नॉर्मल लॉस अलग करके जो बचेगा वो, ओके। चले अब जी अगेन हम उसी दोराहे पे खड़े। अच्छा अब ये बैलेंसिंग निकाल लो यार, निकालो बैलेंसिंग 158। बदतमीज ने आगे तंग किया। अच्छा ये वैसे भी निकल सकता था, क्या मतलब,
आप कोई नहीं जी, हमें तो दूसरा, हमें तो ऐसे ऐसे तो नहीं ना, अब बड़े दिन हो गए ये काम नहीं किया, जरा करके दिखा दें। तो कोई बात नहीं बेटा, 300 यूनिट्स हैं इंटू रुपीज, सिर्फ 525.71, ये वर्किंग 1.1 से आ गया। ठीक है जी। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, लेकिन चलो मैं 0 लिख देता हूं, प्लस 0 इंटू रुपीज 275.74, 0, हाँ 0। अच्छा, अगर आप ये रुपीस मुझे माफ कर देना तो जरा आपका सवाल पूरा लिखा जाएगा, लेकिन ये पर मैंने काटना भी अभी लिखकर, क्योंकि मैंने बैलेंसिंग निकाल लिया। मैंने इसको क्या किया है, ये बैलेंसिंग निकाल लिया, इसलिए इसकी जरूरत भी नहीं थी, उसने मुझसे प्रोसेस अकाउंट मांगा भी नहीं है। ज्वाइंट कॉस्ट निकल आई है, मुझे ये बैलेंस भी निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों के लिए मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो 300 इंटू 525.71, ये वर्किंग नंबर 1.1 से आपने सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट उठाई, प्लस सिफर यूनिट्स कन्वर्जन के हिसाब से, तो सिफर को तो फिर क्या करना, लेकिन चलो 274.74। ठीक है जी, ये टोटल आ गया। इसका आंसर मोर और लेस वही होगा, 158। राउंडिंग का डिफरेंस मे बी हो, यही आ रहा है। लेकिन मैंने इसीलिए कहा हुआ है आपको, अगर तो वो अलग से कॉस्ट मांगे तो आप ये इस तरह से सारों की निकाला करें, ना मांगे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आप बैलेंसिंग की तरफ जाया करें, टाइम बचाया करें पर्चे में। ठीक है, चलिए। अच्छा जी, अब लो जी, अब मामला क्या है मामला फिर वहीं पे आ गया। ये 76 को बांटना है J101 और 202 में, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ NRV। और NRV में मसला क्या है, J202 ने फर्दर प्रोसेस होना है, फर्दर प्रोसेस होना है तो उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, वो कॉस्ट हमारे पास है नहीं, वो अगले प्रोसेस में से मिलनी है, लेकिन मिलेगी उसी तरह से ही। यहाँ से टुकड़ा उठाएंगे सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग का, क्योंकि यहाँ से क्या होना है, यहाँ से क्या होना है, यहाँ से कुछ कॉस्ट जो है वो, ये है तो इनपुट ऑफ करंट मंथ ही, इनपुट ऑफ करंट मंथ, थोड़ा सा, लेकिन कुछ इनपुट करंट मंथ करंट प्रोसेस की होगी, प्रोसेस 2 की, कुछ होगी करंट मंथ प्रीवियस प्रोसेस से रिसीव्ड। ठीक है, तो इनपुट ऑफ करंट मंथ है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कोई भी नहीं है इसमें, है कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस? क्लोजिंग है, ओपनिंग तो कोई नहीं है ना। अब ये देखो, ये देखो, रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1, जाहिर है J202 ही आना है। अब यूनिट्स कितने आने हैं ये तो हमें पता है, उधर से 4500 आने हैं लीटर्स, लेकिन वही रोड़ा, कल की तरह से बिल्कुल कर रहा हूं सवाल को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इनपुट इन प्रोसेस 2। अब इनपुट्स प्रोसेस 2 के अंदर अगर तो कोई मटेरियल है, जैसे आपके हरकुलिस वाले सवाल में था, हरकुलिस वाले सवाल के अंदर एक मेन मटेरियल लगता था और दूसरा मटेरियल ऐड होता था, प्रोसेस 2 में भी हुआ था। अब आपको क्या पता जिन्होंने सवाल नहीं किया हरकुलिस वाला है जी, तो कोई बात नहीं, अगर होता तो इनपुट इन P2 वो मटेरियल भी आ जाता, पर इनपुट इन मटेरियल 2, सॉरी, इनपुट इन प्रोसेस 2 सिर्फ क्या आ रहा है हमारे पास, कन्वर्जन। क्या आ रहा है जी, कन्वर्जन। कितनी कन्वर्जन है जी, 1542। लो, आज तो ये भी उसने इकट्ठी करके दे दी, कल तो ऐड करनी पड़ी थी। तो यही वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है जी। कल की तरह से मैं यहां पर छोटी सी वर्किंग अलग करूंगा और फिर मेन वाली वर्किंग बाद में करेंगे इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, क्योंकि मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए, प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए J101 की तो यहां से निकल आएगी, J202 की इधर वाली इधर, और इधर से फिर इधर जाकर कॉस्ट निकलेगी, बिल्कुल कल की तरह से। ठीक है, चलो अब फिर क्या करें, अब मतलब कोशिश करें कि वर्किंग नंबर 1, वर्किंग 1.1 हो गई, 1.2 ही कर देता हूँ, वर्किंग 1.2 ही कर देता हूँ। इसमें क्या करूंगा, आलू काटेंगे हम, आलू काशन ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट कॉस्ट। आलू काशन करनी है हमने J101 J202 की के ऊपर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को। ठीक है जी, अब NRV, आर वी रेडी? NRV पे डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, गिवन ही नहीं है, हमें तो खप खुप के जाना पड़ेगा। एस्टिमेटेड लिख देता हूं, आपने कहना है सिर्फ सेलिंग प्राइस लिख दिया भाई, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट।
अब J202 मेरे हिसाब से तो लिखना ही मुनासिब नहीं है, क्या ख्याल है? J प्लस लिख, कल तो मजबूरी थी, क्या ख्याल है? बात समझ आती है? तो एक मिनट, लिखा हुआ जरा लिखा भी रहे। और J202, चलो खैर, J202 लिखने की बजाय क्या लिख लें? J प्लस, क्योंकि J202 तो बिकता ही नहीं है। अब इधर आके देख लो, J101 की सेल प्राइस गिवन है 1200 और पैकिंग कॉस्ट है 120, तो ये सेलिंग कॉस्ट ही होती है ना। तो 1200 में से माइनस करोगे आप सेलिंग कॉस्ट 120, जबकि J202 ट्रांसफर हो जाता है, बिकता है ही नहीं। तो फिर J प्लस जाकर बिकता है 1400 को, और इसकी कोई उन्होंने पैकिंग कॉस्ट नहीं दी हुई, तो खाम में सेलिंग कॉस्ट नहीं लेनी, पर इस मुसीबत मारेगी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, तो बताइए, अच्छा ये आलू काशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट और तमीज से लिखे तो थोड़ी सी और जगह बन जाएगी हमारे पास। J101 इतनी मेहनत से लिखा हुआ, J प्लस लाल, क्योंकि अभी मेरा दिल है, चलो शायद कॉस्ट ऑफ सेल तो फिर भी ना बने, तो देखते हैं, अल्लाह करेगा पूरा सवाल ये आ जाएगा। पूरा सवाल मेरी कोशिश यही होती है कि आ जाए, और बहरहाल अगर कॉस्ट ऑफ सेल निकल भी जाती है तो बाकी सवाल तो फिर भी पूरा यहाँ पे आ ही जाएगा ना। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताएं जी कितनी है? 1200 रुपये पर यूनिट और 1400 रुपये पर यूनिट। उसके बाद लेस करेंगे इसमें से हम एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, जिसको पैकिंग कॉस्ट कह लें आप। पैकिंग कॉस्ट यहाँ पर क्या है? सेलिंग कॉस्ट। तो J101 की है 120, J प्लस की कोई नहीं है। उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमने लेस करनी है, एस्टिमेटेड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये J101 की नहीं है और ये J प्लस की है, वो देखते हैं अभी। ठीक है, तो ये मुश्किल तरीन सवाल बेटा यही थे। अब क्या कर सकते हैं, अब इस टॉपिक में नहीं है कुछ मुश्किल, तो आपको भी सुकून नहीं आता जब तक कोई अच्छा सा मुश्किल काम ना हो किसी हर टॉपिक में। अब एक टॉपिक अगर सुकून से गुजर गया ना तो कहेंगे नहीं यार मज़ा नहीं आया यार, ये तो कोई बात नहीं है ना। अब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इधर देखो अगेन कल की तरह से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो सिर्फ यही है, प्रोसेस 2 में तो सिर्फ ये कॉस्ट लग रही है, ये तो वैसे ही प्रोसेस 1 से आनी है जो हम निकालने लगे। तो बिल्कुल उसी तरह से हम क्या करेंगे, हम वर्किंग नंबर, यार इसको ना वर्किंग नंबर, इसको वर्किंग 2 कह दूं मैं, इसको वर्किंग 2 कहते हैं ताकि मैं यूं बता सकूं ना, वर्किंग 2 के लिए मुझे वर्किंग 2.1 दरकार है। और वर्किंग 2.1 क्या है? वर्किंग एंड पे करके कर ले, तो वर्किंग 2.1 क्या है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो कल की तरह से ही निकलेगी, जरा ट्राई मारो। जो डेटा है 1 मिनट है आपके पास। हाँ जी बेटा, नॉर्मल लॉस को तो कुछ जाता नहीं है। ठीक है, अच्छा शॉर्टकट लगा दूं अगर आपकी इजाज़त हो तो। 650 वर्क इन प्रोसेस है, इधर लाओ, 650 वर्क इन प्रोसेस है। अब जो 1542 की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी है, ये 1542 की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है, इसमें एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ है? 3400 है कि नहीं? अब बोलो। और कुछ हो गया होगा नॉर्मल लॉस, कल बल्कि चेक भी किया था 650 ही वर्किंग प्रोसेस बच रहा था। चलो इतना को मैं पूरा भी कर देता हूं आपको। नॉर्मल लॉस निकालो, नॉर्मल लॉस जिसको आपने किस पे लेना होता है? एट द रेट ऑफ स्क्रैप वैल्यू। लेकिन सवाल कह रहा है प्रोसेस 2 का नॉर्मल लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, ज़रा जाके देख लो अगले पॉइंट में ही लिखा हुआ था। हाँ लेकिन 10% ही है यहाँ पर भी ऑफ इनपुट, तो 4500 का 10%, ये कल मैंने निकाला था क्लास के अंदर, कल सवाल पढ़ा था ना हमने, ये 450 लीटर। फिर एक्चुअल आउटपुट जो कि कंप्लीटेड J प्लस होना है, जो कि J प्लस है, हमारा J प्लस आ गया, J प्लस कितना? 3400 है।
अब बाकी का एबनॉर्मल लॉस नहीं है, क्योंकि वो खुद बता रहा है कि 4500 इन करे तो ये कितना बना, ये कितना बना, 3800, इसका मतलब 150 इधर से और 500 कितना बना, 650। यही तो वर्क इन प्रोसेस है जो वो कह रहा है कि पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब सवाल के अंदर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस गिवन था कितना, 650। अब हम यहाँ पे खड़े हैं जी, फिर फक्त ने एक बार फिर से दोराहे पे ला खड़ा किया। दोराहा किसे कहते हैं, एक ऐसी जगह जहां से दो रास्ते निकल रहे हैं, इधर भी उधर भी, सज्जे भी खब्बे भी, है जी। ऊपर नीचे नहीं, सज्जे खब्बे ही होता है रास्ता, तो ऊपर नीचे। अच्छा अब सुनो, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है जी, ₹1542, और इसमें से माइनस करना है स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस, तो वो है ₹0। डिवाइड करना है हमने इसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ। किसके साथ जी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। लेकिन वो मैं एंड पे निकालूंगा, अगर निकालने भी पड़े तो प्रॉपर जिस तरह से होते हैं। अभी फिलहाल गुजारा कर लेते हैं। क्या मतलब, कितने हैं जी, 4500 टोटल थे ना, तो 4500 माइनस 450, ये बाकी बचते हैं, ऐसे ही है 3850। इसमें से आप कहोगे जी 3.4 लीटर्स तो हैं ही, लेकिन ये कितना बनेगा, ये 0.65, 1000 में चलना है ना, 0.65 लीटर्स जो हैं ये सिर्फ कितने परसेंट कंप्लीट है, 70%। लो जी, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ईपीयू ही है, देखा जाए तो देखो ईपीयू ही है। ईपीयू कैसे निकला करता है, मैं निकाल नहीं रहा, मैंने कहा वो एक ही बार निकालेंगे ना। ईपीयू ऐसे, मटेरियल कन्वर्जन, तो जो यूनिट्स आपके आउटपुट वाले हैं वो मटेरियल का ये एक्चुअल आउटपुट है। 3.4 मैंने 1000 में लिए ना, 3400 पूरा लिख लो, 3400 किलो, 3400 और 3400 कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से। उसके बाद क्या है जी, नॉर्मल लॉस नहीं, आज क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से आता है। तो 650 मटेरियल के हिसाब से और कन्वर्जन के हिसाब से कितना है जी, 70%, कितना बनता है, 455। अब बताओ इसका क्या आंसर आता है, ये तो पूरा आएगा 40, और ये कितना आता है। अब आपने जो डिवाइड करना है, क्या वो टोटल कॉस्ट पकड़ी हुई है या सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट पकड़ी हुई है, ये सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट है ना। तो जब आप ईपीयू के बाद कॉस्ट निकालने लगते होते हो तो आप क्या करते हो, आप मटेरियल की कॉस्ट को मटेरियल के यूनिट से डिवाइड करते हो, कन्वर्जन की कॉस्ट को कन्वर्जन से। तो 1542 को किससे डिवाइड करना है, 3855 से या 4050 से। अगर आप 3.4 में से यानी 3400 में से पूरा 450 सिर्फ माइनस करें तो आंसर क्या आता है, बताओ जरा। सॉरी, इसमें से जो आप तरीका कर रहे हैं वहां पे, ओहो अच्छा ठीक है, चलो करो खैर जी। 4500 टोटल इनपुट केस में से ये माइनस करें तो क्या आता है, ये नहीं ले सकते आप, कन्वर्जन कॉस्ट से डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो किया है जरा बताएं इसका आंसर क्या आता है। 3.4 प्लस 0.65 का कितना आता है, 3.855 आता है। ये कन्वर्जन के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स है, कन्वर्जन के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स है। ये दोबारा बनाऊंगा तो यही बनेगा, मैंने फिलहाल बनाया नहीं कि मैं जरा पहले वो प्रोसेस कंप्लीट करके फिर इधर आऊंगा। यही 3855 बनने हैं, ये 3855 ही तो हैं। आप कहते हो नहीं सर समझ नहीं आ रही, जरा ऐसे दोबारा लिखे, ₹1542,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3.855 यूनिट्स। लो अब ठीक है, तो ये हमने जरा डायरेक्ट निकाल ली, मैंने कहा ये मत करो, डायरेक्ट निकाल लो, ये दोबारा करना ही है, प्रॉपर कर लेंगे। अगर अभी कर भी लेते तो समझ बनना फिर भी यही था। अगर नहीं पसंद आ रहा तो मैं ईपीयू बना भी देता हूं, बना तो हुआ। बल्कि यार देखो आप लोग खामखा परेशान हो रहे, ये मैं वहाँ पे पैसा असल में कह रहा था शॉर्टकट का ना, तो मैं तो सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूँ कि लेट से कॉस्ट ऑफ सेल ना निकालनी हो सवाल में, और सिर्फ वो कहे जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट एलोकेट कर दो, तो बस ये काम हो गया आपका। यहाँ से क्या कॉस्ट आती है बताओ, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या आती है ज़रा बताओ, ₹400 एग्जैक्ट पर लीटर, ये वहाँ पे जाके लिख दोगे। अब आपको मज़ा नहीं आ रहा, पता ही है आपको, आपकी आदतों का आपको पता ही है, ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, यहाँ पे ईपीयू बना लेता हूँ मैं।
तो ये वर्किंग नंबर 2 है, तो ये वर्किंग नंबर 3 होगी और फिर वर्किंग नंबर 3.1 होगा इस प्रोसेस 2 का ईपीयू। प्रोसेस 2 का ईपीयू ज़रा खुली जगह पे बनेगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है खुली डुली जगह है हमारे पास, तो मटेरियल के हिसाब से और कन्वर्जन के हिसाब से। वो मैंने कहा चलो बाद में कर लेंगे, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर सिर्फ वही प्रोसेस होता तो ये सारा प्रोसेस बनाने की बजाय ये सिर्फ जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट की एलोकेशन भी तो मांग सकता था सिर्फ, तो ये मांगता तो ये अगला काम क्यों करते। तो मैंने इसलिए डायरेक्ट सिखा दिया था, ये 400 इधर से भी निकल आएगा, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है जी। क्या आएगा जी सबसे पहले? एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना है जी? 3400। 100% है ना, और 100% 3400। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है जी? क्लोजिंग। इसको तो लेते नहीं है ना ईपीयू में, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। एबनॉर्मल लॉस कोई नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्ट करने की कोशिश की, ज़रा माजरत चाहता हूँ। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ये जी 100% मटीरियल का मटीरियल सारा स्टार्ट में लग जाता है और 70% कन्वर्जन के हिसाब से। ये 650 पूरा आ गया, ये 455 आया। उसके बाद अब ये मिटाओ ना, अब ये तो करवा लिया मुझे, ये तो मिटाओ बार बार। लो ये हम तुझे कराया तो उन्हें इधर ही देखो ना जी। ये टोटल यूनिट्स कितने बन गए? 4050। ये टोटल यूनिट्स कितने बन गए जी? 3855। अब देखो भाई, मुझे इस वक्त सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट चाहिए पर यूनिट। मैं पिछले प्रोसेस में खड़ा हूँ और फर्दर तो प्रोसेसिंग कॉस्ट सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट ही लगी है हमारे, देख लो इस प्रोसेस के अंदर दो ही कॉस्ट लगी हैं, एक जो प्रोसेस 1 से आई है J202 की कॉस्ट जो कि अभी आई नहीं है, और दूसरी कन्वर्जन जो यहाँ लगी है। अब मैं कहता हूँ जी उसके बाद ये ईपीयू आ गए हैं, तो आप निकालेंगे इसके बाद कॉस्ट पर यूनिट। इसको जरा यूँ लिख देते हैं, वर्किंग नंबर 2.1 इफ एनीबॉडी वांट्स टू डू इट डायरेक्ट, तो ये है। बहरहाल अब मैंने क्या कर लेना है, मैंने यहाँ पर निकाल लेनी है कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट पर लीटर या पर यूनिट जो भी कह लें। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो, ये क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क में से माइनस कर दूंगा 0। असल में ये 0 था ना, ये 0 ना होता तो कल की तरह से यहाँ से भी माइनस हो जाता, तो बात तो वही आनी थी अल्टीमेटली। बहरहाल ये माइनस हो गया 0 और डिवाइड करेंगे इसको 4.05 यूनिट्स के साथ। ठीक है, सही है। प्लस उसके बाद दूसरी कॉस्ट कौन सी है, ये रुपीस तो मुझे नहीं पता थे, अगली कॉस्ट तो पता है, ₹1542 डिवाइडेड बाय 3.855 यूनिट्स। अब अलग अलग कॉस्ट भी निकालनी है, जाहिर सी बात है आप लोग कहाँ इससे पीछे रुकने वाले हैं, ये अभी मुझे नहीं पता, ये आ गई है। ये वही 400 है जो मैंने डायरेक्ट निकालने की जसारत कर ली थी आप लोगों के सामने, शक्लें बन गई थी, तो इसीलिए मैंने तो पहले भी बेटा ये काम नहीं किया। आप कह रहे थे ना उधर, मुझे पता नहीं, आपने भांडिया का पता होता है बंदे। तो ये क्या है जी 400, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, जब ये भी आ जाएगा तो यहाँ पर फिर रुपीस क्वेश्चन मार्क पर लीटर हमारी कॉस्ट निकल आएगी, और ये हम इधर लिखेंगे इंशाल्लाह और कहानी खत्म। लेकिन अभी मैं पिछले प्रोसेस में खड़ा हूँ, देखो ना, ये सारा काम तब पूरा होना है, वही बात आ गई डेडलॉक। ये कह रहा था फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दो, ये कह रहा था जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करके दो, तो फिर हमने ये फनकारी लगाई। तो ये फनकारी अगर आपने नहीं लगानी है तो मत लगाओ, ये इसलिए सिखाया कि अगर सिर्फ वो कहता जॉइंट कॉस्ट एलोकेट कर दो, बल्कि कॉस्ट ऑफ सेल ना मांगता वो आगे जाकर, तो फिर मुझे सिर्फ इधर 400 चाहिए था जो इस तरह से निकल आता। ठीक है, लेकिन अब आप तो आप हैं, इसलिए फिर आप अब करें एंजॉय इसको। ठीक है, ये जनाब आपका ईपीयू भी तैयार हो गया अगले प्रोसेस का भी। ठीक है, कल इसलिए नहीं करना पड़ा था कि आगे कुछ था ही नहीं अगले प्रोसेस में, तो सीपीयू वाले मामले से चल गया था काम, कॉस्ट पर यूनिट निकल आई थी डायरेक्ट ही, इक्वल प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं निकालने पड़े थे। समझ आ रही है? कल छुट्टी तो नहीं की थी आपने? किस किस ने कल छुट्टी की थी? हैं? निकालो, निकाला फिर भी 400 आया। जादू, तुम्हारा जो दिल करे करना। ये तो क्वाली कर रहा हूँ इतनी देर से कि डायरेक्ट इसलिए नहीं किया कि आपको समझ नहीं आ रहा, कर सकते थे, और इसलिए ये कर दिया कि अल्टीमेटली बाद में भी ये करना ही है, तो मैंने कहा चलो कर ही देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसलिए सिखा दिया फिर भी
कि अगर कभी ये ना आगे जाना ही ना पड़े, सिर्फ वो ये कह देता एलोकेशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट मेरी रिक्वायरमेंट होती, तो मैं आगे क्यों जाता, मुझे सिर्फ ये 400 ही चाहिए था जो मैं ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकता था। ठीक है, चले जी, फटे फटे करें आप, फटे 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 चक दें जी, बस कुछ और तो नहीं है। 1080 1000, आगे कुछ नहीं टूटू। NRV पर यूनिट इनटू अहमद भाई सेल के यूनिट्स ले लेंगे, सेल के यूनिट्स। अच्छा यार प्रोडक्शन ले लेता हूँ यार, नाराज क्यों होते हो? हाँ प्रोडक्शन ले, प्रोडक्शन यूनिट्स भाई हमारे पास मौजूद, प्रोडक्शन यूनिट्स। अब सब चुप चुप बच्चे, सब बच्चे चुप हो जाए, सब चुप। अहमद भाई ने यूनिट्स लिखवाने हैं, अहमद J101 के यूनिट्स लिखवा दो, ये 5000, और J प्लस के यूनिट लिखवा दो ये 4500। ये नहीं सवाल करके आया वो, 31वां किया उसने, 32वां नहीं किया अभी, 3400 लेने। अब यहाँ पे दो राय थी, लेकिन हमने कल बहस मुबासा करके अब एक राय बना ली। अकाउंटेंट्स डिफरेंट तरीके से चलते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन यही ज़्यादा बेहतर तरीका है। तो टोटल NRV, हाँ रुपीज़ इन थाउजेंड्स, अच्छी बात जी। 5400, थोड़ी सी और जगह बचाएं, यहीं पे तो जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करके दिखानी है। 5400, 3400, मुझे लग रहा है कल वाले सवाल ज़्यादा आसान है। कौन से? ये प्रोड्यूस हो गए, ये प्रोड्यूस हो गए, विकने केड़े ने जेडे कंप्लीट ने, 70% कंप्लीट भेज दें फिर। और भाई ये कॉस्ट निकालने के लिए इक्वलेंट टू कंप्लीट यूनिट्स बनाया था हमने, लेकिन ये कंप्लीट हैं तो नहीं। क्या ये 650 यूनिट 70% बेच दोगे? क्या 3.5, क्या ये 650 यूनिट्स जो हैं, क्या ये 70% कंप्लीट बिक जाएंगे? ये सिर्फ हमने इक्वलेंट टू कंप्लीट बनाए थे फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। हो गए कि नो के? बस सादा बात है यार, जेडे बने ने वही बिकने ने ना। चलो दसो टोटल, दसो टोटल। सुभान अल्लाह, कोई नहीं, खैर हो जाता है। इतने बड़े शहर में इतनी छोटी सी बात हो ही जाती है। अच्छा जी, अब हमें क्या चाहिए? आलू काटेड ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट एट द रेट ऑफ टोटल NRV। बस ये लिख देंगे, काम चला लेंगे अपना, ठीक है। लेकिन इसको जरा नीचे लिख लें, रश न डालें, टोटल NRV। अब कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस टोटल कॉस्ट पकड़ो, 7604, एडा सोना 5 में लिख लिया 4। अब जी ये पकड़ो, कैलकुलेटर पकड़ो, सारे कैलकुलेटर पकड़ो। बेटा ये बात आपको समझ आई है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 650 यूनिट्स हैं, क्या वो 455 यूनिट्स कंप्लीट वाले हैं? एक्चुअल में ऐसा है? हमने तो ये कहा था कि कन्वर्जन कॉस्ट जो पूरे साल में लगी है 1542 पीरियड में, इस महीने में, ये अगर कंप्लीट यूनिट्स बना लें तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आती है? क्योंकि अगर हम पूरे 650 यूनिट्स ले लेते तो ये पर यूनिट कॉस्ट, फिर पर यूनिट कंप्लीट यूनिट की कॉस्ट तो ना होती, उसमें तो कुछ इनकम्प्लीट पड़े थे। तो हमने उन इनकम्प्लीट यूनिट्स को ऐसे समझ लिया कि ये 650 इनकम्प्लीट की बजाय 455 कंप्लीट है। हालांकि एक्चुअल में ये 455 कंप्लीट थोड़े ही हैं, ये तो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट हमने उनको 450 बना लिया था, 455 बना लिया था, ठीक है। कि ये ऐसे समझो कि ये 455 यूनिट्स कंप्लीट वाले हैं। हालांकि ऐसे समझने की बात सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए थी कि कॉस्ट जो इनकर हुई है पर यूनिट निकालने हम कि वो कितनी बनती है। एक्चुअल में तो 650 यूनिट्स पूरे नहीं कंप्लीट, तो वो नहीं बिकने। ओके, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, सेल तो नहीं ना हो रहे पहले, ऐसे ही कर लो, सेल वाले यूनिट्स ले लें वहां पे, ठीक है। ये प्रोडक्शन यूनिट्स वो भी इक्विवेलेंट बनाए, प्रोड्यूस पूरे हुए नहीं है। ओके, एक्चुअल आउटपुट है जो प्रोड्यूस हुई है, जो निकलेगी आगे। हाँ जी, अब 7604 इंटू 5400 डिवाइड बाय 8800, 4666, और बैलेंसिंग 2938। ये 2938 मुजरिम अब आएगा इधर, 2938। ये कहां से मिला है जी आपको? तोहफातन हदियतन वर्किंग 2 से आया जी। टोटल करो,
4480 4480, क्योंकि दोनों चीज़ें मौजूद हैं और सेम नहीं है, इसलिए ये चाहिए था, इसलिए मैंने पहले ही बना लिया। अब मिल गया वो जिसका आपको इंतज़ार था, 2938। आप डिवाइड करो, इसको आंसर बताओ। 2938 डिवाइड बाय 4.05, ये 1000 में चल रहा है ना, इसलिए नहीं समझ आई ये बात। ये भाई ग्लासेस वाले भाई, कहाँ से समझ नहीं आया? शक्ल तुम्हारी बता रही है। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। बेसिकली जब ईपीयू बना लेते थे हम, तो क्या करते थे, मटेरियल की कॉस्ट को मटेरियल के यूनिट से डिवाइड करते थे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, और लेबर की कन्वर्जन की कॉस्ट को उससे। तो इस प्रोसेस में ये मटेरियल, इसके अंदर क्या मटेरियल आया, प्रोसेस 1 से J202 वही मटेरियल है, और कोई मटेरियल का कन्वर्जन लगी है सिर्फ जी। 720.43 ग्रैंड टोटल कर दो, 1125.43 पर लीटर। देखो इसको तसल्ली से, फिर अगला स्टेप करता हूं मैं, देखो समझ आ रही है तो। जी बेटा, इनका कुछ नहीं करना, इनको कॉस्ट एलोकेट करेंगे और क्या करना। अभी देखना क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस अगले पीरियड में ओपनिंग बनेगा, फिर कंप्लीट होगा। अच्छा जी, अब एक बात है, वो क्या है, वो ये है कि हमें कौन से वाले यूनिट्स लेने चाहिए, ये बहस चल रही थी। 3400 या 650, 3400 या 4050। तो मुबाहिसा तो यहाँ पर फंस गया है आकर कि जी हम इन 650 पूरे को सेल नहीं कर सकते, ये तो बन रहे हैं तकरीबन कितने जी, 455। तो फिर ऑप्शन ये है कि 3850 लेते, या फिर ऑप्शन क्या है, हम सिर्फ 3400 लें। पर 4050 यूनिट्स तो नहीं लिए जा सकते, कि लिए जा सकते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि अब नॉर्मल लॉस तो है कोई नहीं, नॉर्मल लॉस स्टार्ट पे आ जाता है। तो अल्टीमेटली अगर आपने NRV निकालनी है, ये मैंने पहले बात की, कंप्लीट यूनिट्स बिकते हैं। फिर फॉर्मूला कल परसों दिखाया था आपको, वो जाकर क्या कहते हैं उसमें, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, उसमें क्या लिखा हुआ था, NRV की कैलकुलेशन के अंदर हम लेते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट या कॉस्ट टू कंप्लीट। यानी NRV निकालते हुए तो हम वर्क इन प्रोसेस की यूनिट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जब हमने कॉस्ट को एलोकेट कर दिया, तो क्या करना चाहिए हमें, क्या सिर्फ 3400 यूनिट्स लेने चाहिए, क्या 3855 लेने चाहिए, या हम सारे 4050 को ही ले लें, ये एक पॉइंट था, ठीक है। क्योंकि लड़ाई कहाँ पे फंसी हुई है, या 3400 लेने का दिल कर रहा है या 3855। देखें जी, 3400 तो ले नहीं सकते, सिर्फ 3400 नहीं ले सकते, क्योंकि बहरहाल मसला तो वहीं फंसा हुआ है 650 पे। लेकिन सारा 650 छोड़ देते हैं तो फिर बचते हैं 455, तो मसला है। अब जब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमने ले ली, इसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनाकर, तो मेरे ख्याल में तो फिर जितना क्रेडिट पे पड़ा हुआ है वो सारे का सारा ही इन यूनिट्स के अंदर आना चाहिए था। यानी यहाँ पर 4050 यूनिट्स हमें लेने चाहिए। इसको ज़रा गौर से देखें और इसको फिर जस्टिफाई करिएगा जब मैंने यहाँ पर लेना है कि ये नहीं लेने चाहिए थे। मैंने पॉइंट रेज किया है। पहले बात क्या हुई है, कल वाले सवाल में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं था, अगले किसी और सवाल में भी नहीं है, इसीलिए ये सवाल मैं खुद करा रहा हूं ना, ठीक है। इस एक सवाल के अंदर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 650 यूनिट्स पड़े हैं जो 70% कंप्लीट हैं एज टू कन्वर्जन। अब 3400 तो आउटपुट हो गया, J प्लस बन गया, इस 650 का क्या करें, ये वाहिद सवाल है भाई जिसमें ये मसला है, वाहिद सवाल, ठीक है। तो 4050 यूनिट्स मैक्सिमम, ये वाले ले लो, ये यहाँ से ले लो, ठीक है। ये 4050 यूनिट्स मेरे हिसाब से तो हमें
इस एनआरवी कैलकुलेशन में ले लेने चाहिए, क्योंकि 1400 रुपये के हिसाब से इन्होंने जो बन के बिकना है, तो एस्टिमेटेड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपने 400 कन्वर्जन वाली ऑलरेडी निकाल तो ली है। पर यूनिट कॉस्ट जो ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमने ये मैंने थोड़ी देर पहले बहस की है, किस लिए की है कि 38-55 यूनिट्स बनाने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम एक यूनिट पर लगने वाली कन्वर्जन कॉस्ट निकाल लें, एक यूनिट पर लगने वाली कन्वर्जन कॉस्ट निकाल लें। यानी एक यूनिट अगर J प्लस का बनकर बिकेगा तो उसके ऊपर 400 रुपए की कॉस्ट आएगी। एग्रीड और नॉट? अब क्या ये 3400 यूनिट्स ही ले या ये 650 भी ले सकते हैं? क्योंकि हमने तो एनआरवी पर यूनिट जो निकाली है उसके अंदर हमने 400 की कॉस्ट ले ली है। मतलब कोई भी यूनिट जो है जो J प्लस का बिकेगा उसकी एनआरवी 1000 होनी है, क्योंकि हमने यहां पे ईपीयू निकाला ही इसीलिए था। 38-55 यूनिट्स कर लिया था। किस लिए किया था जी? किस लिए किया था कि एक यूनिट पर लगने वाली कन्वर्जन कॉस्ट निकल आए। प्रोसेस 2 के अंदर कोई भी J202 जब जाएगा तो प्रोसेस 2 में उसके ऊपर 400 रुपए की कॉस्ट लगेगी और वो कंप्लीट होकर निकल जाएगा। तो जब आपने एनआरवी निकालने के लिए इसको ले लिया है तो फिर लड़ाई ये नहीं करनी कि 3400 ले या 38-55 ले, ना 3400 ले सकते हैं वहां पे, ना 38-55 ले सकते हैं। 38-55 लेना इसलिए जरूरी था कि ये पता लगे इस प्रोसेस में कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती है फर्दर। जब ये निकल आई है तो अब हम निकाल रहे हैं एनआरवी। 1400 रुपए का बिकने वाला हर J प्लस 400 रुपए की टोटल कॉस्ट में कंप्लीट होकर बिक जाएगा। अब कितने आपके निकल जाने हैं? लॉस तो पहले ही निकल गया है, तो ये 4050 यूनिट्स आपने लेने थे। लड़ाई उस पे बनती थी जिस पे आपको मैंने पहले रोका। वो इसलिए रोका था कि आप ये कॉस्ट पर यूनिट निकालने की तरफ से भाग जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आज फिर लाली आ गई। अब ये लाली कल भी आई थी, कल होर मुसीबत सी, आज होर। कल यहां पे आप ये वाले यूनिट्स ले रहे थे, मना के बहला के फुसला के आपको मनाया कि ये वाले ले लो। आज नवा कट्टा खुल गया। कोई कट्टा नहीं खुला। असल में हमने ये कहा है यहां पर खड़े होकर कि J प्लस जो भी बिकेगा 1400 का, उस पे ज्वाइंट कॉस्ट तो ये लगी हुई है ना, लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यही लगनी है 400। तो फिर मैक्सिमम इन सब यूनिट्स पे 400 रुपए पर यूनिट कॉस्ट ही लगनी है। ठीक है, और उन्हें बनकर बिक जाना है। तो यहां पर फिर हम लेंगे 4050। लेकिन ये वाहिद सवाल है जिसमें आपके पास ये क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस आ रहा है। अब इसका हल ये है कि सादा बात, सारा सवाल बिल्कुल वैसे ही करना है। क्योंकि अगर आपने इसको सोचा ना इस तरह से, जैसे आप लोग मुझे कह रहे थे कि उधर चलें और ये यूनिट 450 कुछ करें, 450 ये 455 ले, तो फिर आप गड़बड़ कर जाएंगे। आप 38-55 ले लेंगे, नहीं लेना ये 38-55 इधर। यहां पर 38-55 क्यों किया है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ईपीयू निकाला कि कन्वर्जन पर कितनी पर यूनिट कॉस्ट कन्वर्जन कितनी आती है, यहां पर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी आती है, ये निकालने के लिए ईपीयू निकालना जरूरी था। ये कॉस्ट निकल आई, दैट्स इट। अब प्रोसेस 2 में J202 को J प्लस में कन्वर्ट करने की कॉस्ट मैक्सिमम 400 रुपए ही है। तो इसलिए वो एनआरवी का फॉर्मूला जो था उसको याद करो, हमने लिखा होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट लेस एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। ये बेसिकली कॉस्ट टू कंप्लीट है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट टू कंप्लीट ही होती है ना एक तरह से। तो ये बन गई है, मतलब ये निकल आई है 1000 रुपए। तो अब पूरे 4050 यूनिट ले लो। लेकिन अब इतनी लंबी बहस का लुबे लुबाव क्या है, सारा सवाल उसी तरह से करना। और अगर कभी सवाल के अंदर क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस आ जाए तो इस वर्किंग के अंदर उन दोनों को लिख देना। अब इससे ज्यादा मैं बहस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको जरा टोटल कराओ, इसको टोटल कराओ। 40 बोलो 4050 ये बढ़ गया, कितना बना 94। अब इसके साथ इसके साथ स्टार लगाओ भाई, जल्दी करो 94। देखो ये डायरेक्ट लिखना ना मसला था। डायरेक्ट अगर ये लिखता तो आप अपना कॉन्सेप्ट भूल जाते कि मैंने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यानी मैंने कॉस्ट टू कंप्लीट जो निकालनी है, जो 5 यूनिट कॉस्ट निकालनी है, वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पे निकालनी होती है। तो 650 यूनिट्स नहीं है, बल्कि वो एक तरह से 455 है। तो ईपीयू के लिए वो यूनिट्स ले लिए। अब ईपीयू के लिए तो वो ले लिए, लेकिन क्या यहां पर भी वही लेने चाहिए? नहीं। उसकी वजह क्या है, यहां पर तो कंप्लीट करने की कॉस्ट ले ली ना हमने कि कोई भी यूनिट J प्लस का जब बन के निकलेगा तो 400 में। अब कोई क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस पड़ा है तो उसकी एनआरवी भी 1000 है, और कोई फिनिश गुड्स पड़ी है तो उसकी एनआरवी भी 1000 ही है।
ठीक है, तो इसलिए हमने 4050, तो यहाँ पे स्टार लगाकर लिख लो। नहीं ये नहीं, वो ये यहाँ पर इसीलिए हमने कन्वर्जन के लिए कॉस्ट निकाल ली, बस अब सादा बात है, वहां पे स्टार लगाओ और यहाँ पे लिखो अगर कभी प्रोसेस 2 में वर्क इन प्रोसेस आ जाए तो यहां पर एक्चुअल और वर्क इन प्रोसेस वाले दोनों यूनिट्स कंप्लीट लेने हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर मजीद सोचना, कल बहस करेंगे पार्ट 2 वाले कब से इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि जरा ये कॉस्ट निकल आए, आगे पहुंच जाए, ये कंप्लीट हो जाए, कहानी खत्म करें फिर। जी बोलो जी जल्दी से, बैलेंसिंग निकालना है। तो 7604 इंटू 5400, ये असल में यहाँ पे रोकना चाहिए था, लेकिन वो बस करता चला गया, माजरत जी, यहाँ पे रोक के फिर पूछ लेना चाहिए था, कॉस्ट नहीं एलोकेट करानी चाहिए थी, माजरत, आपकी कटिंग होगी थोड़ी सी। बोलो 7604 इंटू 5400 बटा 9450 जी, 435 बैलेंसिंग 3259। हाँ भाई बोलो, चलो एक मिनट, बल्कि ऐसा करो पार्ट 2 में बोलना, 1 मिनट के लिए इसको जरा पूरा करने दो, बोलने वाले पार्ट 2 में बोलना, ठीक है। ये कॉस्ट हो गई, ज्वाइंट कॉस्ट हो गई एलोकेट, इस ज्वाइंट कॉस्ट को इधर लाना है, ज्वाइंट कॉस्ट इधर आ गई, यहां से इधर आ गई, बाकी सब सेम है, सिर्फ ये बदला है मैंने, असल में मैं एलोकेशन करा गया और फिर चलता चला गया ब्रेक लगाने की बजाय, ठीक है। चले बहरहाल, ये इधर से इधर, फिर ये पर यूनिट कॉस्ट इधर और इधर, सवाल खत्म होगा तब, ठीक है। यहां पे पार्ट 2 शुरू कर लो, इससे पहले के काम टाइम ही मुक जाए।